हेलो किड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम लोगों ने सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स का पूरा चैप्टर जो है फिनिश कर लिया। उसके पास्ट वर्ड्स की भी हम लोगों ने वर्किंग देख ली थी। देर आर अबाउट 5 वीडियोस। ज़रूर आप लोग उन सबको देखिएगा। आपका पहला टॉपिक उसमें एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सारी चीज़ें उसमें जो है मौजूद हैं। ठीक है जी। अगर हम अपने सिलेबस को देखें तो वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। कुछ पास पेपर्स आप लोग भी कीजिएगा ताकि उसकी मामला क्लियर हो जाए। काइनामेटिक्स की भी हम लोगों ने जो है प्रोजेक्टाइल से पहले तक की वर्किंग सारी कंप्लीट कर ली है। प्रोजेक्टाइल की वीडियो भी ऑन होल्ड है, इंशाल्लाह एक आध दो दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी चैनल पे, तो यू गाइस कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट एज वेल। अच्छा, जो आज का टॉपिक है बेटे, वो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे वो डायनामिक्स का होगा। थोड़ी सी ओ लेवल्स या IGCSE की जो नॉलेज है वो रिकमेंडेड है आपके पास हो, ठीक है, अज्यूम की जाती है, आपको पता होगी। न्यूटन के लॉज वगैरह नहीं पता हो तो एक फोर्सेस की वीडियो ओ लेवल्स की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको देखते हुए आगे बढ़ सकें। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी बैकग्राउंड की आपको मालूम हो। अच्छा जी, इस चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह, विस्कस ड्रैग और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये कुछ इनमें से इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट ऑफ इट मैं इस चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। जो एक आध दो पॉइंट्स आपको लगे मिसिंग है वो आप लोग फोर्स डेंसिटी प्रेशर में उसका जो है देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो विस्कस ड्रैग वगैरह की जो एनालिसिस हैं और जो ये चीज़ें हैं, ये मैंने फोर्स डेंसिटी प्रेशर में करवाता हूँ क्योंकि वो भी फोर्स का ही हिस्सा होता है, तो मैं वहाँ पे उसको थोड़ा सा डिटेल में लगा लेता हूँ। और डायनामिक्स की जहाँ तक वर्किंग की बात है वो आज मैं मेजॉरिटी कंप्लीट कर दूंगा, जितनी हो सकेगी उतनी कंप्लीट कर दूंगा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। अच्छा जी बेटे, टर्म डायनामिक्स बेसिकली स्टडी होती है मोशन की विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस। इसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स ऑलरेडी वी ऑल नो कि इट इज़ विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो वो बैलेंस रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन का थर्ड लॉ, एज यू गाइस नो इट ऑल, कि एवरी एक्शन फोर्स इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, उसकी जो बहुत डिटेल वर्किंग हम लोग थोड़ी देर में कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ बेटा आती है टर्म मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई भी मास हो, इफ इट्स मूविंग और उसकी कोई ना कोई मोशन है, उसकी वेलोसिटी है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी विल गिव अस द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये दो ऐसा यूनिट्स में मेजर की जाती है। एक इसका बेस यूनिट है केजी मीटर्स पर सेकेंड, मास डेफिनेटली किलोग्राम्स, पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड, तो ये इसका ऐसा ही बेस यूनिट है। एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन है न्यूटन सेकेंड्स। न्यूटन सेकेंड में भी मोमेंटम को मेजर किया जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा ये दोनों इक्विलेंट होते हैं, के जी न्यूमीटर्स पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड, देर इक्वल, ठीक है। तो इस बात को बताने का मकसद कुछ देर में आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है दैट हैज़ अ मास ऑफ 300 kgs मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। मोमेंटम मांगा हुआ है, यू जस्ट रख देम और आपके पास उसका मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, 300 है, मास उसका 20 है, येट अगेन प्रोडक्ट करूँगा, मेरे पास उसका मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हो, इट कैन स्टिल हैव अ ग्रेट मोमेंटम, और अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, स्टिल इट कैन हैव अ ग्रेट मोमेंटम। और ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है। ये सारी बैकग्राउंड नॉलेज है, मैं थोड़ा सा और चीज़ों को पुरानी लेके चलता हूँ। एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा करते थे अपने प्रीवियस लेवल पे, दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम। और जो चेंज इन मोमेंटम है
इसका फॉर्मूला एम वी माइनस एम यू होता है, वेयर वी इज़ फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज़ फॉर इनिशियल वेलोसिटी. तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी विल गिव मी द फाइनल मोमेंटम माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी विल गिव मी द इनिशियल मोमेंटम, और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आई वुड गेट द चेंज इन मोमेंटम. तो ये सारी बातें थी. अच्छा, for example, if there's an example number 1, there's an object that is a ball moving with a velocity of 2 meters per second, gained its velocity till 10 meters per second and has a mass of 7 kilograms. ठीक है, इसका change in momentum अगर निकालें तो 7 times 10 is going to be 70, mass into final velocity minus mass into initial velocity, so it will go like this. तो हमारे पास इसका चेंज इन मोमेंटम 56 kg मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा. ठीक है, तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम है. ठीक हो गया जी. एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 था. इनिशियली इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड इवेंचुअली इट केम टू 0. तो हमारे पास मास इनटू फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी will be 20 times 20 which will be negative 400 kg meters per second. That means इसका मोमेंटम 400 kg meters per second मोमेंटम इसने लूज कर दिया. तो ये सारी चंद बेसिक बातें थी जो हम लोग अपने पिछले लेवल्स के करते हुए आ रहे हैं. इतनी नॉलेज मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को होगी, नहीं तो बेटे ओ लेवल्स के मोमेंटम का लेक्चर भी देख लीजिएगा. थोड़ा सा आपके पास टाइम बचे तो उसके थोड़ा सा आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा. मूविंग ऑन. अब हमारे पास जो है एक और मिसाल आती है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट. वो ये है कि एक रीबाउंडिंग का केस है. एक बॉल जो है इट्स मूविंग टू द राइट, एक वॉल को हिट करती है एंड इट्स रिफ्लेक्टेड बैकवर्ड्स, और आपको बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है. ठीक है, स्टिल याद रखिएगा फॉर्मूला इज सेम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. बट एक चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी को 10 ले लेते हैं माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी को 20 ले लेते हैं, एंड दैट्स रॉन्ग. याद रखें जब ऑब्जेक्ट रीबाउंड होता है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो जो एक लेफ़्ट वाली डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव अज्यूम करेंगे या राइट वाली एक डायरेक्शन को नेगेटिव और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे. दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं हो सकती. ये नेगेटिव साइन जो है ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो इस पे हो या 20 पे हो. तो एक डायरेक्शन नेगेटिव और एक डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए. अनटिल वो एग्ज़ाम में बताए ना कि यार इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लो, तब तक तो लाजमी आपने एक डायरेक्शन कोई भी अपनी पसंद की नेगेटिव ले लें. तो इसका आंसर हमारे पास -900 kg मीटर्स पर सेकेंड आ रहा होगा. अमूमन सवाल में वो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज मांगता है, तो ही इज़ ओनली वरीड अबाउट 900. ठीक है, तो अगर मैं इसको नहीं नेगेटिव साइन लगाता यहाँ पे, तो ये आंसर मेरा कुछ और आता जो कि रॉन्ग होता. तो इन केस ऑफ रीबाउंडिंग में मेक श्योर यू टेक डायरेक्शन इनटू अकाउंट. ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है जी. अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं फोर्स की. जो टर्म फोर्स है बेटा, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम हुआ. अच्छा, अगर मैं बात चेंज इन मोमेंटम की करता हूं तो चेंज इन मोमेंटम तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी होता है. एंड देन अगर मैं इसमें से मास को कॉमन लूँ, जो कि हम लोग ये डेरिवेशन कर चुके होते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाता है. और ये जो v माइनस यू अपॉन टी है, दिस इज बेसिकली द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन. तो ये जो हमारा जो फार्मूला है F इज इक्वल्स टू एम ए, ये कुछ और नहीं, इट जस्ट टेल्स अस दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है. तो ये बड़ी बेसिक सी बात थी. ये फार्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए, दोनों ही पढ़ते आ रहे हैं. अब तो दोनों सिलेबसेस में, एक टाइम था जब ये मोमेंटम सिलेबस में नहीं था, बट अब तो दोनों चीज़ें सिलेबस में हैं. तो ये डेरिवेशन आ सकती है, रख लीजिएगा जहन में, बेसिक सी डेरिवेशन है, इसमें कोई एज सच रिक्वायरमेंट परेशानी की बात नहीं है. मूविंग ऑन, फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ऑफ इम्पल्स. बेटे इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. ठीक है,
वो प्रोडक्ट होता है फोर्स का, और जितने टाइम तक वो फोर्स उस पर एग्जर्ट हो रही होती है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। तो ये टाइम बेसिकली टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, कितनी देर तक बॉडी कांटेक्ट में रही। जितनी ज़्यादा फोर्स, अ लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन कैन ब्रिंग अ स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, and a small force would have applied for a larger duration will have a definitely larger change in momentum. तो ये impulse basically क्या है? impulse एक नाम है change in momentum का। अब फोर्स हमारे पास mv माइनस एम यू अपॉन टाइम के बराबर थी। अगर मैं टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर हो जाएगी? mv माइनस एम यू के। तो ये चीज़ को हम लोग फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, जस्ट दैट इज बेसिकली इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स पूछे व्हाट इज इम्पल्स? इट्स चेंज इन मोमेंटम। क्या है इम्पल्स? चेंज इन मोमेंटम। होता क्या इम्पल्स? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम दैट गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम। तो अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स भी, तो चेंज इन मोमेंटम भी कम होगा, और ज़्यादा ड्यूरेशन पे लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है इन्होंने जो है एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। इम्पल्स मांगता है कभी कभी, एक छोटी सी बात है, इसको भी जहन में रखिएगा। मूविंग ऑन, अब हमारे पास बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है कि फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा द सेम मोमेंटम विल बी आफ्टर द कोलिजन। द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is always equal to the total momentum after collision in whatever circumstances there। किसी भी किस्म की कोलिजन हो रही हो, the total momentum before collision is always equal to the total momentum after collision। मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा, अब इस बात को अगर मैं फॉर्मुलेट करूं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि दो बॉडीज़ हैं। मैं इसको सामने सामने देखता हूँ, दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है जी। आ रहे हैं, टक्कर मारेंगे और फिर कोलाइड करके डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में या सेम डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी, मास इनटू वेलोसिटी है ना भाषा। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी से इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द बोथ बॉडीज। दोनों को ऐड कर देंगे, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? इट इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी plus momentum of the second body before collision is equal to the momentum of the first body after collision plus the momentum of the second body after collision। और ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, यूज़ होता है। बहुत सारे टीचर्स इसको कंफ्यूज करते हैं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। कीप इट वेरी सिंपल, जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी इनटू अकाउंट। If for example body is moving to the left hand side, make sure the initial velocity of the body that is moving to the left hand side, you make sure that the velocity should be taken as negative. If the body is moving to the left hand side after collision, make sure the final velocity of that particular body that is moving to the left after collision, the velocity must be taken as negative। उस velocity को negative में लेना is the only thing that you have to do। एक वेलोसिटी नेगेटिव में जब लेनी है जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे जा रहा है, और पॉजिटिव पे तब लेनी है जब ऑब्जेक्ट राइट पे जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, मेक श्योर यू डू इट लाइक दैट, ठीक है बच्चों। मूविंग ऑन, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है जी। और उन एग्जांपल्स को देखने से पहले हम लोग थोड़ा इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने वो जो अपने उसमें जिसे कहते हैं काइनेमेटिक्स के चैप्टर में कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन की वर्किंग की थी, और वो चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होंगी, ठीक है जी। उन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे ज़रा थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं तो फिर इजी हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन चार थी। नंबर वन,
v is equals to u plus at. Number 2, v square minus u square is equals to 2as. Number 3, s equals to ut plus half at square. And number 4, s equals to v plus u upon 2 times t. ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनकी डेरिवेशन भी अब सिलेबस का हिस्सा है, तो मेक श्योर आप लोगों को वो सब आती हो, काइनेमेटिक्स के लेक्चर में पीछे होंगी। अच्छा जी, क्या बोलता है कि हमारे पास एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 4.3 थी, ठीक है। इसको इतना टाइम लगा ग्राउंड को रीच करने में और रिबाउंड होने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है 7 मीटर्स पर सेकेंड थी, ठीक है जी। A ball started with an initial velocity of 4.3 and took 1.5 seconds to reach the ground. Calculate the final velocity as it hits the ground. ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की। फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी मुझे 4.3 दी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा ये बॉल जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है इसमें कोई ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से जा रही है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और टाइम मेरे पास दिया हुआ है 1.5 सेकेंड्स, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल है, मैंने खुद बनाई भी है। मैं पास्ट पेपर्स की भी अभी कुछ मिसालें करवाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। 1.5 तो आपके पास जो है वेलोसिटी आ जाएगी 19.0 आ रही है, बस 19 ले लेते हैं उसको मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा जी, given that it rebounds with a speed of 7 meter per second, calculate the change in momentum during the impact. जो मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स, वही रिबाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, मास 50 ग्राम्स है, मेक श्योर ग्राम्स इज कन्वर्टेड इनटू केजी डिवाइडेड बाय 1000। फाइनल वेलोसिटी दैट्स रिबाउंडिंग 7 ले लेता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन आई एम टेकिंग एज पॉजिटिव, माइनस मास स्टिल रिमेन्स द सेम। और जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 19 थी, आई वुड टेक द वेलोसिटी एज माइनस 19। हुआ क्या, एक ग्राउंड था, बॉल आई, बॉल आते वक्त उसकी जो वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड थी वो 19 मीटर्स पर सेकेंड थी, और जो वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 7 मीटर्स पर सेकेंड थी। मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, फाइनल को पॉजिटिव ले लिया, इनिशियल को नेगेटिव ले लिया। अच्छा, एग्जामिनर भी यही करता है, ठीक है। ए लेवल्स में मार्क्स स्कीम्स को जो ट्रेंड है वो यही है कि फाइनल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इनिशियल इज टेकन एज नेगेटिव। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि फाइनल वेलोसिटी को पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है जी, ये कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा इसको। आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, मेरा 1.3 आ रहा है। मूविंग ऑन। अच्छा जी, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज 12.5 मिली सेकेंड्स, कैलकुलेट द फोर्स। इट्स वेरी सिंपल, एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम दैट्स 1.3। मेक श्योर कि आप इसको हमेशा पॉजिटिव ही लें जब भी कुछ भी आंसर है। फोर्स का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम होता है, ठीक है जी। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम 1.3 है एंड टाइम इज इन मिली सेकेंड्स। मेक श्योर यू कन्वर्ट इट इन सेकेंड्स बाय मल्टीप्लाइंग इट टाइम टू द पावर -3, ठीक है। 1.3 डिवाइडेड बाय 12.5 times 10 to the power -3 and you will have the force as 104 न्यूटन्स। तो ये हमारे पास जो है इन जनरल फोर्स आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मूविंग ऑन फर्दर। अच्छा, नेक्स्ट केस सिनेरियोस पे आ रहा हूँ मैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि यू हैव टू प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय मोमेंटम स्क्वायर्ड ओवर 2m, ठीक है। ये भी एक डेरिवेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1/2mv²। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ mv टाइम्स v। सिंस मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो मोमेंटम ओवर मास जो है वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। अभी इसको यहीं रखिएगा। ये जो है मास इनटू वेलोसिटी,
दिस इज़ बेसिकली मोमेंटम। और ये जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद मोमेंटम ओवर मास। बाकी एज इट इज़ हाफ लिखा रहने दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास जो डेरिवेशन बन जाती है वो आ जाती है हाफ मोमेंटम स्क्वायर्ड ओवर एम। तो ये हमारे पास बेसिकली इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर्ड ओवर 2m। दैट इज़ इन जनरल द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ये डेरिवेशन पार्ट ऑफ सिलेबस है, अगले चैप्टर में लिखी हुई है, बट मैं इसमें करा दिया करता हूँ, ठीक है। मैं काइनेटिक एनर्जी की जो है इसी में करा देता हूँ, मैंशनड होती ये ढूंढनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी गाइस, इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। मूविंग ऑन। अच्छा, इस फॉर्मूले के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से। मैंने ये रिवीजन के तौर पे जो अब तक फॉर्मूले पढ़े हैं सारे लिख दिए थे। फोर्स का, मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, इम्पल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फोर्स इन टाइम, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूला। और इन सारे फॉर्मूलेस की हम लोग वर्किंग को डिस्कस कर चुके हैं किसी न किसी हद तक। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में मोमेंटम किस तरीके से यूज़ हो सकता है। एक बॉल को मैंने थ्रो किया विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्लेन की वेलोसिटी में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द वेलोसिटी इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा वेलोसिटी सेम रहती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ज़ीरो है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब हमेशा सेम रहती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कभी चेंज इन मोमेंटम नहीं होता। whenever we are talking about a projectile motion without air resistance, ठीक है, make sure that air resistance is negligible in that particular situation, since the ball is moving in a projectile motion, and in a projectile motion the horizontal velocity at every point remains same। तो mass into final velocity minus mass into initial velocity करूँ भी तो mass तो सेम है, velocity भी सेम है, तो आंसर जीरो ही आएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कभी भी चेंज इन मोमेंटम नहीं होता, और हम चेंज इन मोमेंटम हमेशा इंडिविजुअल प्लेन्स में ही डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन द वर्टिकल प्लेन? अब वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी वाज हमारे पास, अगर मैं इसको रब करके आपके सामने कंपोनेंट्स ब्रेक करूं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज 10 sin 30। अगर मैं इसको फाइनल वेलोसिटी से देखूं तो ऑल्दो द स्पीड इज 10, बट क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, आई वुड टेक द डायरेक्शन एज नेगेटिव। तो जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये हो जाएगा नेगेटिव या 10 sin 30, बट इन नेगेटिव, ठीक है। ये भी 10 sin 30 है बट नेगेटिव है क्योंकि अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू ही होता है, ठीक है। मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट्स 20 kg। द फाइनल वेलोसिटी विल बी, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन को जो है फाइनल ले रहा हूँ, और नेगेटिव जो है मास हमारे पास मैंने फाइनल वेलोसिटी जो है यही ली है, बट मैंने डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव ली है और इसकी नेगेटिव ली है क्योंकि एग्जामिनर ये कर रहा होता है, ठीक है। आप ले सकते हैं, आप चाहे लेफ्ट, आपने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि नीचे जाना नेगेटिव है, ऊपर आना पॉजिटिव है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, यू अलाउड टू डू इट, ठीक है। मार्क्स स्कीम में अलाउ करता है, बट सिंस उसका एक जो पैटर्न है वो ये है कि वो हमेशा फाइनल को पॉजिटिव और इनिशियल को नेगेटिव लेता है, तो ये हमारे इट्स अप टू अस कि हम लोग कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव और कौन सी को नेगेटिव लें। हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 टाइम्स 10 sin 30 माइनस 20 टाइम्स नेगेटिव 10, हमारा आंसर जो है 200 आ रहा है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्टाइल के अंदर किस तरीके से मोमेंटम की कंजर्वेशन यूज़ हो सकती है। अच्छा, मूविंग ऑन फर्दर, अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम नेचर ऑफ कोलिजन्स की थोड़ी सी बात करेंगे।
हमारे पास बेटा हमारे सिलेबस में कोलिजन दो तरीके की होती हैं, एक होती है इलास्टिक कोलिजन और एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले मैं वर्किंग कर रहा हूं इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन में देयर आर थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। नंबर वन इज दैट मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक हो, वैसे ही बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है ना m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, दैट फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। बट इलास्टिक कोलिजन की सेकेंड चीज क्या है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड एज वेल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहती है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने से एक हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला और पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज नॉट यूज्ड, रेयरली कभी कहीं यूज होगा पास ईयर में, बट इसका फॉर्मूला है हाफ m1u1 स्क्वेर्ड प्लस हाफ m2u2 स्क्वेर्ड इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वेर्ड प्लस हाफ m2v2 स्क्वेर्ड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, जस्ट फॉर द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में यूज हो सकता है। तीसरी बात है बेटे कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व, ठीक है। एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, देयर इज नो एनर्जी लॉसेस। एक बाउंसिंग अगर बॉल है तो इट विल कीप ऑन बाउंसिंग एंड बाउंसिंग एंड बाउंसिंग, इट विल नॉट स्टॉप, 100% एनर्जी कंजर्व होती है। एंड चौथी बात क्या है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन इलास्टिक कोलिजन में हमेशा दोनों सेम होती है। इस बात से मेरा मतलब क्या है, मेरे मुराद क्या है, मैं समझाता हूँ आपको कि स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होती है। फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है ये दो बॉडीज़ हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स वन अनदर। हर सेकेंड ये 7 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और हर सेकेंड ये 3 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यही बात बताती है इनकी स्पीड्स। तो इन 1 सेकेंड इट विल मूव 7 टू द राइट, इट विल मूव 3 टू द लेफ्ट। तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस की कमी कितनी आ जाएगी, 10 की। तो 7 इधर से आई, 3 इधर से आई, तो इन दोनों के दरमियान जो अब डिस्टेंस पहले लेट्स सपोज 100 था, अब 7 ये इधर आ गई और 3 इधर आ गई, तो अब 90 कितना रह गया, 92 रह गया। 7 मीटर सॉरी 7 और 3 90 रह गया, क्योंकि 7 ये इधर से आ गई, 3 इधर से आ गई, 90 रह गया। तो हर सेकंड इनकी जो अप्रोचिंग डिस्टेंस है वो 10 मीटर पर सेकंड करके कम हो रहा है। तो स्पीड ऑफ अप्रोच निकालने के लिए हम एक कॉमन सेंस यूज करते हैं कि अगर दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जो स्पीड ऑफ अप्रोच है ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, वो ऐड करके आ जाती है, दैट विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका एक जनरल आइडिया भी है, मैं वो आपको देता हूँ, मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था, मैं इसको वापसी कर देता हूँ कि भाई स्पीड ऑफ अप्रोच 7 + 3 विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं टूवर्ड्स वन अनदर। मूविंग ऑन, मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता, जो है हो सकता है कि ये 20 मीटर्स पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही होती और ये हमारे पास जो है 12 मीटर्स पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही होती, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में क्या ये ए बी को हिट करती? बिल्कुल करती यार, क्योंकि ए तेज है, बी स्लो है, ए विल डेफिनेटली हिट बी। अब कॉमन सेंस देखो यार, इतनी अकल इस्तेमाल करना कि ये समझ आ जाए कि यार कौन सी चीज़ें टकराएंगी कौन सी नहीं टकराएंगी। अब वो दोनों जो है 7 और 3 से आ रही हैं एक तरफ, तो डेफिनेटली दे आर अप्रोचिंग वन अनदर। ये 20 मीटर्स पर सेकेंड पे है, ये 12 मीटर्स पर सेकेंड पे है, ये तेज है, ये हल्की है, तो डेफिनेटली ए इज गोइंग टू अप्रोच बी। तो स्पीड ऑफ अप्रोच ये भी है, वो भी अप्रोच है, बट इसमें अगर ए बी ऑब्जेक्ट जो है 12 मीटर्स दूर जा रहा है हर सेकेंड और ये 20 मीटर आगे आ रहा है, तो ऐसी सूरत में जो अप्रोच की स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्शन करके आएगी 20 - 12, 8 विल बी द स्पीड ऑफ अप्रोच। क्योंकि एक चीज आगे जाना चाहती है बट वो 12 मीटर दूर है, उतनी देर में ये 20 मीटर आगे आ गया, तो इन दरम्यान डिफरेंस कितने का है, ये हर सेकेंड 8 मीटर्स आगे आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड 20 है, उसकी स्पीड दूर जाने की 12 है, इसकी 20 करीब आने की 20 है,
तो हर सेकेंड 8 मीटर्स करीब आता जा रहा है। तो स्पीड ऑफ अप्रोच 8 मीटर पर सेकेंड है। एवरी सेकेंड इट इज ट्रेवलिंग 8 मीटर, इट इज गोइंग 8 मीटर्स टूवर्ड्स बी। तो अगर दोनों चीज़ें एक डायरेक्शन में मूव हो रही हों, दोनों बॉडीज एक डायरेक्शन में मूव हो रही हों और दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्पीड ऑफ अप्रोच सबट्रैक्ट करके आ जाती है। सिमिलरली अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं अवे फ्रॉम वन अनदर, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या है? ये 11 मीटर पर सेकंड से 11 मीटर हर एक सेकंड में दूर हो गया, वो 9 मीटर दूर हो गई। सो स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करके आ जाएगी 20 मीटर्स पर सेकंड। और अगर एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स पर सेकंड से आ रहा है और ये 12 मीटर्स पर सेकंड से दूर जा रही है, दे वुड नेवर मीट। ये वाला ऑब्जेक्ट 12 मीटर पर सेकंड का है, ये 12 मीटर दूर चले आता है और ये सिर्फ 5 मीटर करीब आता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सेपरेशन हो रही है, ये कभी भी चाह के बी को हिट नहीं कर सकता, बी हमेशा इससे दूर ही जा रहा होगा। बट थोड़ा ये करीब आने की कोशिश कर रहा है तो स्पीड ऑफ सेपरेशन 12 - 5 से आ जाएगी, दैट विल बी 7 मीटर्स पर सेकेंड। गाइस किसी को मेरी बात अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो एक स्टैंडर्ड बना लो। अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और करीब आ रही हैं तो स्पीड ऑफ अप्रोच ऐड हो जाती है, और अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और दूर जा रही हैं तब भी स्पीड ऑफ सेपरेशन ऐड हो जाती है। ये बात एएस के स्टूडेंट को इतनी बात जहन में रखना कि ये समझ आ रहा हो कि यहाँ पे अप्रोचिंग हो रही है, यहाँ सेपरेशन हो रही है। ये बेसिक बात है कि पता चल रहा हो यार हाँ ये दो बॉडीज अभी सेपरेट नहीं अप्रोच हो रही है क्योंकि पीछे वाली बॉडी तेज है, और ये हाँ यार आगे वाली बॉडी तेज है तो ये सेपरेशन हो रही है। अप्रोच और सेपरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो इस बात को याद रख लेना, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन वी ऐड देम, एंड इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन वी सबट्रैक्ट देम। हाँ, अप्रोच और सेपरेशन इतनी सेंस इंसान में हो जानी चाहिए है। ये मेरे ख्याल से बात क्लियर होती होगी। मूविंग ऑन, अब हमारे पास जो है चंद एक एग्जाम्पल है यहाँ पे मेरे पास, फिर मैं जो हूँ आगे बढ़ूँगा इन इलास्टिक कोलिजन पे। इस चैप्टर में चंद बातें रह गई हैं, ठीक है, और इसके बाद इसके पास्ट पेपर्स भी हम लोगों ने वर्किंग करनी है। मैं इस चैप्टर को आज वाइंड अप करवाऊँगा और फिर इसके पास्ट पेपर्स पे मूव करूँगा, ठीक है। मूविंग ऑन, अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक कोलिजन टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ मिसालें करते हैं। हमारे पास एक केस सिनेरियो दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ए और बी है, दे आर अप्रोचिंग वन अनदर, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। ए और बी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हिट करेंगे, देन दे विल गो अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। बोला गया है कि कोई इक्वेशन इलास्टिक है और हमारे पास दो अननोन है, एक एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता। दो अननोन का मतलब है हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और आपस में उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई, कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन है तो मेरे पास तीन बातें हैं। एक तो ये है कि स्पीड ऑफ अप्रोच सेपरेशन के बराबर होगी, दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, तीसरी है कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई हो सकता है। I'll keep it simple। मैं पहली बात क्या करता हूँ कि भाई सिंस स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन के बराबर है और ये दोनों का एरो सेम है, तो स्पीड ऑफ अप्रोच जो हो जाएगी वो आ जाएगी 200 + 40, बोथ आर अप्रोचिंग वन अनदर, 200 + 40। स्पीड ऑफ सेपरेशन एक्स इधर जा रहा है, वाई इधर जा रहा है, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन विल बी एक्स + वाई। अच्छा, ये पहली इक्वेशन बन गई मेरी। I'll call this equation number 1। Based on principle of conservation of momentum, दूसरी इक्वेशन बना रहा हूँ, m1 u1 is 5 × 200, m2 u2 जो है 2 × 40 is equals to m1 v1 5 × -x। आई टेक द डायरेक्शन इनटू अकाउंट, ठीक है, वो लेफ्ट पे था, मैंने नेगेटिव ले लिया, और y को 2 × y। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को। आई होप साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको आती होगी, यू वुड गेट दीज आंसर्स। x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और y की वैल्यू भी आ जाएगी। x की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी नेगेटिव ली थी, अगर आप पॉजिटिव लेते तो शायद नेगेटिव आंसर आता, बट अगर स्टिल आपकी नेगेटिव आंसर है, इसका मतलब है कि वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वट एवर यू अज्यूम्ड इट टू बी, ठीक है। इतनी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते नहीं हैं, विद हम पास कर रहे होंगे, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है, मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं की, इतनी आप करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा। फर्दर ऑन एक मिसाल और ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी है, बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स वन अनदर, ठीक है, कोलाइड करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने दोनों सिचुएशन ली। मैंने स्पीड ऑफ अप्रोच 7+3, स्पीड ऑफ सेपरेशन x+y, एक इक्वेशन बना ली। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दूसरी इक्वेशन बना लेता हूँ। दैट्स गोना बी 2 × 7 mass into final velocity is mass into initial velocity of a plus mass into initial 2 × 3, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 2 × -x प्लस 2 × y। ये -3 होना चाहिए था। अच्छा जी, 7 × 2 इज गोना बी 14 प्लस और -6 equals to -2x plus 2y। 8 equals to 8/2 equals to -x plus y। 4 plus x equals y। आप जब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो यू वुड करके भी देख लीजिएगा। अगर मैं इसको इधर पुट कर देता हूँ, 10 equals to x plus 4 plus x, तो ये x की वैल्यू जो है मेरे पास 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इट विल बी 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 इनिशियल में डाल दें तो 10 - 3 y की वैल्यू विल बी 7, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, टू कंक्लूड, अगर दो बॉडीज़ के मासेस आइडेंटिकल हों, दो बॉडीज़ के मासेस आइडेंटिकल हों, सब सेम मास की बॉडीज़ हों, और वो अप्रोच करें और इलास्टिक कोलिजन हो, ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं, स्पीड्स इंटरचेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 7 मीटर्स पर सेकंड में मूव कर रहा है और ये 3 पे मूव कर रहा है, तो आफ्टर कोलिजन ये वाला ऑब्जेक्ट 3 पे मूव करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट 7 पे मूव करेगा। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल समझ लें कि इलास्टिक कोलिजन है। इसने पूरी की पूरी एनर्जी इसको दे दी, उसने पूरी पूरी इसको दे दी, और दोनों बॉडीज़ ने अपने पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया। इस सिचुएशन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। फॉर आइडेंटिकल मासेस जब भी कोलिजन होती है तो द वेलोसिटीज़ इंटरचेंज, और वो हमेशा जो है इस फंडामेंटल्स पे वर्किंग हो रही होती है। अब मूविंग फर्दर ऑन, हमारे पास ये मिसाल करवाने से अच्छा है मैं एक आध पासवर्ड्स का बड़ा अच्छे दो सवाल है मेरे पास, मैं वो करवाता हूँ आपको, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस उससे हो जाएगी, ठीक है। डायनेमिक्स, एक ये देख लेते हैं बेटा। A wooden block move along the horizontal frictionless surface as shown. The block has a mass of 85 grams and moves to the left at the velocity of 2 meters per second. A steel ball has a mass of 4 grams. Is fired to the right. The steel ball moves horizontally with a speed of 45 meters per second. Collides, ठीक है, after collision the block and steel ball both have speed v, ठीक है। नहीं यार, ये वो है इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, बट येट अगेन अगर स्पीड ऑफ अप्रोच निकालनी हो तो स्पीड ऑफ अप्रोच 45 + 2 47 से आ जाएगी, ठीक है। और स्पीड ऑफ सेपरेशन फिर वो डेफिनेटली वी आएगा तो आएगी, स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 होगी क्योंकि सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पर वर्किंग पे वेट कीजिएगा, मैं ये करवाता हूँ सवाल, बिल्कुल इसके फ़ौरन बात करवाता हूँ, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन तो सारे ही करेंगे बेटा, मैं ना एक एक करके सारे क्वेश्चन ना एक साथ रिकॉर्ड करके डालूंगा। वो तो मैं उसकी क्लास तो बिल्कुल अलग थी, बट यार मैं वो जो सवाल दिखाना चाह रहा था वो मुझे मिल नहीं पा रहा। एक तो ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है, रिबाउंडिंग है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको देख लीजिएगा कि एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, मूविंग टू द राइट हैंड साइड, इसका मास दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, रीबाउंडिंग है। रीबाउंडिंग में वेलोसिटीज़ में हमेशा बच्चे गलती करते हैं। मेक श्योर आप एक वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, फाइनल को पॉजिटिव ले लें, इनिशियल को नेगेटिव ले लें। हमेशा याद रखिएगा, मैंने इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट आप पढ़े, उसमें बच्चों ने वेलोसिटी को गलती की, उन्होंने, वो एग्जामिनर भी बहुत तेज़ है, एग्जामिनर ने शुरू में स्पीड का वर्ड यूज़ किया, ठीक है, और जो है आपको कंफ्यूज किया कि दोनों की स्पीड बिफोर एंड आफ्टर सेम थी, वेलोसिटी सेम नहीं थी बेटा, एक तरफ डायरेक्शन नेगेटिव होती है, एक तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये चीज़ बच्चे गलती करते हैं। प्लग इट इन द कैलकुलेटर, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक रिबाउंडिंग का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये सवाल था जो मैं चाह रहा था करवाना, ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है। टू बॉल्स x and y are supported as shown in figure 3.1. The positive direction is the horizontal and to the right, ठीक है। Use the conservation of linear momentum to determine the mass m of y, ठीक है। अच्छा, x आ रहा है, y आ रहा है, हिट करते हैं, वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन भी दी हुई है, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन भी दी हुई है। फॉर्मूला स्टिल m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 का रहेगा। x का मास 50 है, द वेलोसिटी इज 4.5, y का मास m है एंड द वेलोसिटी इज नेगेटिव 2.8 इज इक्वल्स टू, नेगेटिव दी हुई है तो इससे आसान नहीं हो कर सकता एग्जामिनर, 50 टाइम्स नेगेटिव 1.8 प्लस m टाइम्स पॉजिटिव 1.4। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटा चीज़ों को, ठीक है। 225 माइनस 2.8 m इज इक्वल्स टू नेगेटिव 90 प्लस 1.4 m, ठीक है। सारी चीज़ों को 225 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 1.4 m प्लस 2.8 m, तो 225 प्लस 90 will give me 315 divided by 4.2 will give me the mass। मेरी जो वैल्यू आएगी मास की 75 ग्राम्स आ जाएगी। बच्चे बोलेंगे सर आपने मास कन्वर्ट नहीं किया। बेटे इस फॉर्मूले में अगर दोनों तरफ मासेस ग्राम्स में ही मांगे हुए हों तो कन्वर्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर मैं इन सबको 1000 से डिवाइड भी करता तो वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मासेस को ग्राम्स में ही रहने दें, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इट्स एज इट इज़, ठीक है। मेक श्योर कि मासेस जो इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले में मासेस की कन्वर्जन ज़रूरी नहीं होती, आप इनको ग्राम्स में ही ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और ये आगे भी 2-3 जगह ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ग्राम्स में ही रहने दीजिएगा, ठीक हो गया। ये अच्छा सवाल है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो वही है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। Ball x and y are traveling along the straight line in the same direction as shown in figure 4.1. The initial momentum of the two balls, initial momentum मांग रहा है m1u1 प्लस m2u2, से सिर्फ इनिशियल मांग रहा है, कोई फाइनल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी, मैं इसको, अच्छा याद एक कॉन्सेप्ट और, अब इस सूरत में डिवाइड करना लाजमी है, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना लाजमी है। क्यों लाजमी है भाइयों? क्योंकि यहाँ पे ये न्यूटन सेकंड दिया हुआ है, न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू kg मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो किलोग्राम्स में करना लाजमी है। ये मिस्टेक हो जाती है, मैं तभी बता रहा था कि भाई जब वो फॉर्मूला पूरा लगेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, उस सूरत में कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है
कन्वर्जन ज़रूरी होती है अगर इस तरीके से थोड़ी इसमें जो है दिमाग का इस्तेमाल होता है। मैंने अगली पूरी लेक्चर जो है इसकी अगली जो वीडियो मैं डायनामिक्स पे डालूंगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, वो पूरी की पूरी सिर्फ पास्ट पेपर पे होगी, ठीक है। तो उसमें मैं बहुत सारे पास्ट पेपर्स के तकरीबन जितने हैं उतनी ही कोशिश करूँगा करवा दूँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बन जाएं और आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। इनिशियल हमारे पास जो है इसका मोमेंटम आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 0.53, ठीक है। अच्छा जी, अगले पार्ट में वेलोसिटी v मांग रहा है, इसी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले से आएगा। मास m1 400 है 0.65 प्लस 600 टाइम्स 0.45 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है 400 टाइम्स 0.41 प्लस 600 टाइम्स v, ठीक है। सारी चीज़ें कैलकुलेटर में ही डालनी है आप लोगों ने, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0.61 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की वर्किंग अच्छी आनी चाहिए। द टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल्स, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m1u1 स्क्वेड प्लस हाफ m2u2 स्क्वेड, ठीक है जी। इसमें भी मास को कन्वर्ट करना लाजमी है, 1/2 0.4 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किया। इनिशियल वेलोसिटीज 0.65 का स्क्वायर प्लस हाफ इज गोइंग टू बी 0.6 टाइम्स 0.45 स्क्वायर्ड, ठीक है। ये आपने जो है इसको सिर्फ और सिर्फ पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में डाल दें। आपका आंसर आ जाएगा दैट्स गोना बी 0.15, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है इनिशियली। एक्सप्लेन हाउ यू वुड चेक वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो आप बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये होना ज़रूरी है। न्यूटन थर्ड लॉ भी हमने पढ़ा नहीं है, पास मिनट्स तक सब हो जाएगा मुझे। चले मैं थोड़ा सा इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते, फिर जो है हम इसको फर्दर मूव ऑन करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। गाइस, इन इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है ना, वो हमेशा कंजर्व रहता है जिस तरीके से इलास्टिक कोलिजन में रहता है। बट इन इलास्टिक कोलिजन में जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की, वो कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहती। टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी। याद रखिएगा इस बात को, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब टकराएगा इन इलास्टिक कोलिजन में तो वो हिट करके एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट फॉर्म्स में, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा लेके आ रहा होगा, टक्कर मारने के बाद फाइनल कम हो जाएगी। नॉर्मल अपने घरों में बॉल को भी बाउंस करते हो ना, तो इन इलास्टिक कोलिजन बॉल टिप्पा मार मार के आहिस्ता स्लो होती जाती है। इलास्टिक होती तो वो हमारे पास सेम एनर्जी से ऊपर आती रहती। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बॉल भी। इलास्टिक कोलिजन एनर्जी लॉसेस हमेशा होंगे, ठीक है। जितनी भी इलास्टिक बॉल हो, जितनी भी बाउंसिंग बॉल हो, उसको आप अगर यहाँ से फेंकोगे तो इट वुड शायद इतना आ जाए नीचे, अगली बार इतना नीचे आ जाए, और इतने इतने करके इट विल लूज इट्स एनर्जी। ये असूल है। और इन इलास्टिक कोलिजन में स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन भी बराबर नहीं होते। इलास्टिक कोलिजन में स्पीड ऑफ अप्रोच सेपरेशन बराबर होते हैं, इन इलास्टिक में स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन भी बराबर नहीं होंगे। अच्छा, फर्दर मूविंग ऑन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक सेम जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे थे, जो अभी हमने पीछे एक दो सवाल किए, वो इन इलास्टिक कोलिजन्स के ही थे, ठीक है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देखता हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन अपने लिए बनाया हुआ, ठीक है, आता है पासवर्ड का ही है, तो मैंने इसको अपने वर्ड्स में लिख लिया था ताकि लेक्चर में उसको जो है इंक्लूड कर लूँ।
ठीक है, मैं इसको ज़रा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही करा देता हूँ आप लोगों को, ज़रा इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अच्छा, बोलता है यार कि इनलास्टिक कोलिजन है और हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, हालांकि मासेस सेम है बट इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते बेटा, वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए था। चीज़ों को जहन में रखिएगा, लेक्चर 2 बार देख लीजिएगा ताकि चीज़ें याद रहें। मास और इनिशियल वेलोसिटी जो है 1.6 है, मास और इनिशियल वेलोसिटी दूसरे की 0 है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v प्लस 2 टाइम्स 0.9। अच्छा, v की वैल्यू जो है हमारे पास 0.7 मीटर्स पर सेकेंड आ रही है, ठीक है। शो दैट दिस इज इनइलास्टिक इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है हमारे पास, इसकी तो है ही नहीं, तो हाफ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर इज हाफ टाइम्स मास इज 1 2 एंड 1.6 स्क्वेयर्ड, इसकी 0 है, ठीक है, आपके लिए खातिर लिख भी देता हूँ, प्लस 0 इक्वल्स हाफ एम, उसकी वेलोसिटी है 0.7 स्क्वेयर्ड प्लस 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 0.9 स्क्वेयर, ठीक है जी। आप इसको कैलकुलेटर में डाल दें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, डाल के हाफ टाइम्स 2 टाइम्स 1.6 स्क्वेयर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2.56, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन की भी देख लीजिएगा, 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 0.7 स्क्वेयर प्लस 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 0.9 स्क्वेयर, ये आ रही है बेटा 1.3। सिंस ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इसका मतलब है कि इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल, ठीक है, अगर इलास्टिक होना ज़रूरी है। अगर मैं बेटा बात करूं, अच्छा मैंने डायरेक्टली कर लिया, बिफोर निकालता आफ्टर निकाल, खैर लंबी नहीं करते, आपको समझ आ गया। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो स्पीड ऑफ अप्रोच बेटा इसकी 1.6 है, क्योंकि इसकी तो कोई अप्रोच है नहीं, तो 1.6 होगी स्पीड ऑफ अप्रोच। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो 1.6 आ रही है मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ सेपरेशन है 0.9 माइनस 0.7, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। स्पीड ऑफ सेपरेशन जो होगी 0.9 माइनस 0.7 दैट इज 0.2, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रही, तो ये स्टिल क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोगों को ये प्रूफ करने को आ जाता है, ठीक है। अब सिंस हमने ये बात कर ली है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग का है, उसके बाद मैं वो पासवर्ड करवाता हूँ जो अभी हम लोग छोड़ के आए थे ना, फटाफट उसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स ज्वाइन टुगेदर हो जाए, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो गिवन दैट द पार्टिकल्स ज्वाइन अप आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी, ऐसी सूरत में v की वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। कोई टेढ़ोशारी अलग अलग बातें करता है, केसेस बनाता है, परेशान करता है, छोड़ दो। आसान चीज़ याद रखो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। आसान करो, ज्वाइन टुगेदर, सेम वेलोसिटी है, मास कितना है 5 और 20 इनिशियली, प्लस मास क्या है 2 और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल मास कितना हो जाएगा 5 और 2 7 कह लो यार, इनिशियल इसको करो, आसान और आसान करो, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं देगा ये मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ज्वाइंट अप बोल देगा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए जो बड़ी वाली बॉल है ये 5 kg की है और छोटी वाली बॉल 2 kg की है, ठीक है, दोनों की कॉमन वेलोसिटी v है ना, तो आप बस ये रखें इसको कि 5 टाइम्स वेलोसिटी v प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी v। अब मैंने v1 v2 क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, मुझे v की वैल्यू चाहिए, सिंपल एज दैट है, कोई प्रॉब्लम परेशानी की बात है ही नहीं, ठीक है। ये हमारे पास 100 आ जाएगी यहाँ पे, 5 टाइम्स 20 इज 100 इज इक्वल्स टू 7v, ठीक है। और फिर जो है 5 डिवाइड बाय 7 कर देना, वो सॉरी 100 डिवाइड बाय 7 कर दोगे, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है, v इज इक्वल्स टू 14.3, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा एज सिंपल एज दैट। यार अब ऐड करें मासेस, वेलोसिटी एम वी एम वन, मतलब
कुछ भी और सीखा है जो सही है, सब सही है, बड़ी आसान है ना यार, कि जब ऑब्जेक्ट कंबाइन भी हो रहे हैं तो बस मैं अपने कॉन्सेप्ट से ही जाऊंगा यार, मैंने एक ही फॉर्मूला याद किया हुआ है, बस v1 v2 की जगह vv लिख दूंगा क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी है, एज सिंपल एज दैट। नेचर ऑफ कोलिजन, हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाए, कभी भी ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाए, मेक श्योर टू रिमेंबर यार वो सेपरेट हो ही नहीं रहा, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन तो जीरो हो गई। तो याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, स्पीड ऑफ अप्रोच जो भी होगी वो हम लोग ऐड करके निकाल लेंगे 20 है क्योंकि वो जीरो है, और क्योंकि स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो है तो जब भी ऑब्जेक्ट कंबाइन होते हैं उनकी स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो होती है, और ये इक्वेशन कभी भी इलास्टिक नहीं हो सकती। इलास्टिक के लिए अप्रोच और सेपरेशन बराबर होना जरूरी है, इधर तो स्पीड ऑफ सेपरेशन ही जीरो है तो कभी भी नहीं हो सकती इलास्टिक। वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स जॉइन अप एंड मूव टुगेदर with a common velocity, we can conclude without working that the nature of the collision will always be inelastic. अब मैं वो क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किए कर रहे थे तो वो देख के आते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन की वर्किंग को देख लेते हैं थोड़ा सा। वो था ही इस पे बेस ना, सिंपल यही फॉर्मूले यही कॉन्सेप्ट पे बेस था, ठीक है। पासवर्ड्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, पूरे इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। वीडियो सॉरी वुडन ब्लॉक वाले जो सवाल था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 45 है, इसकी 2 है। द ब्लॉक हैज़ मास 85 ग्राम्स एंड मूव टू द लेफ्ट, ठीक है, सारी बातें बताई हुई हैं, ठीक है। दे कोलाइड with the box and remains embedded in it. After collision, the block and steel ball both have the velocity of speed v. ये आ रहे थे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये बॉक्स में ये बॉल एम्बेड हो गई, ठीक है, और अब ये दोनों कंबाइंड करके एक वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं, वो v है, ठीक है। अभी सर आपने क्या बताया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। 45 टाइम्स 4, इस फॉर्मूले में हम लोगों को कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, -2 टाइम्स 85 या 85 टाइम्स -2, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, इज इक्वल्स टू मासेस विल स्टिल बी सेम, ठीक है, मास इसका हमारे पास 4 ही रहेगा, वेलोसिटी को कॉमन है तो v ले लेता हूँ, उसका मास 85 रहेगा, वेलोसिटी कॉमन है v ही ले लेता हूँ, ठीक है। कोई और चीज़ नहीं, आसान कर रहा है मैंने ज़िंदगी अपनी, ठीक है। 4 टाइम्स 45 मेरे पास 180 आ जाएगा, 85 टाइम्स -2 मेरे पास जो है -170 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 85 प्लस 89 v हो जाएगा ये, ठीक है। तो 180 माइनस 170 एंड देन डिवाइडेड बाय 89, योर वैल्यू विल बी 0.11, वेलोसिटी आ जाएगी 0.11 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड ऑफ अप्रोच की बात कर रहे हैं तो 45 और 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होके आता है 45 प्लस 2 विल बी 47। स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगी। अभी हम लोग यही कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे। यूजिंग योर आंसर स्टेट वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। इनइलास्टिक है एज स्पीड ऑफ सेपरेशन इज ज़ीरो। स्पीड ऑफ सेपरेशन ज़ीरो है। स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होनी चाहिए स्पीड ऑफ सेपरेशन के, स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन के बराबर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी इलास्टिक, ठीक है। तो ये इलास्टिक नहीं है, ये इन इलास्टिक है, जॉइंड अप हो रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में दे रहा था और ये इसलिए मैंने वो सवाल उस वक्त नहीं कराया था, मैंने कहा थोड़ी देर में लेक्चर के फ़ौरन बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, मूविंग फर्दर ऑन, ठीक है, एक ग्राफ्स की वर्किंग रह गई, हार्डली 15 मिनट और लगेंगे, लेक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो मैंने वर्किंग की है इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें कहता हूँ, ठीक है। मैं इसको आपके सामने चंद पहले ना मिसालों को मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें जो है बड़ी सॉरी अच्छा, पता नहीं यार ये थोड़ा सा ना इसकी ऊपर नीचे हो गया ये, असल में वो मेरे ख्याल से अलाइनमेंट उसकी आउट हो गई है।
अब देखिएगा। अच्छा जी, इस मिसाल में क्या बोल रहा है कि बॉडी ए की वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड दी हुई है, बॉडी बी की वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकंड दी हुई है, आफ्टर कोलिजन भी दी हुई है, ठीक है, उसकी 2 है, उसकी 3 है, वेलोसिटीज़ है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए का चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, एम वी माइनस एम यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए में, ठीक है। एम वी माइनस एम यू होगा चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। ए का फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा 20 टाइम्स 2 और इनिशियल मोमेंटम उसका होगा 20 टाइम्स 5, ठीक है जी। मास इनटू फाइनल वेलोसिटी टाइम्स माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, 40 माइनस 100 नेगेटिव 60 न्यूटन सेकेंड इसका चेंज इन मोमेंटम है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी विल बी इक्वल टू स्टिल एम बी माइनस एम यू। बी का फाइनल मोमेंटम होगा 30, मास है, वेलोसिटी फाइनल 3 है, 30 टाइम्स 3 माइनस हमारे पास 20 टाइम्स 30 टाइम्स 1, तो ये हमारे पास 60 न्यूटन सेकेंड्स आ जाएगा। अब एक चीज़ हम लोग ऊपर की मिसाल से जो है देख सकते हैं और हमेशा इस बात को समझते हैं, इससे ग्राफ्स की वर्किंग करते हैं। वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट, हमेशा याद रखिएगा कि मोमेंटम जो होता है सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है, कि मोमेंटम जो होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। जितना मोमेंटम एक बॉडी लूज करती है, सेम मोमेंटम दूसरी बॉडी गेन करती है। किसी भी कोलिजन में आप निकालें, एक का चेंज दूसरे का चेंज, वो हमेशा इक्वल आएंगे। तो लॉस ऑफ मोमेंटम जो एक बॉडी का होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द गेन इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी। लॉस इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द गेन इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी। ये असूल है, ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यही हमारा जो है लॉ है कि लॉस ऑफ मोमेंटम एक बॉडी का दूसरी बॉडी के गेन इन मोमेंटम के बराबर रहता है, और ये फिक्स्ड है, ये स्टैंडर्ड है। इसको मैंने एक फॉर्मूला बेस्ड में लिखा है कि मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज, नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। मतलब ए का जो मोमेंटम गेन है वो बी का लॉस होगा, या बी का जो गेन है वो ए का क्या होगा, लॉस होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली मोमेंटम गेन होता है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल इन टू द ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है। एक बॉडी गेन करती है, दूसरी लॉस करती है। ये स्टेटमेंट मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ और हमने इसको प्रैक्टिकली डिस्कस भी कर लिया। इससे रिलेटेड हमारे पास चंद ग्राफ्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है उनकी वर्किंग को देखना है। मैं इनको रब करके आपके साथ ही स्केच करता हूँ, फिर हम इसका एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वर्किंग के लिए, ठीक है। वो भी आ जाता है पेपर में, आया हुआ है, लंबे लंबे मार्क्स होते हैं, ठीक है। स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ ए। स्केच कर रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। अच्छा, बेसिक से ग्राफ ड्रॉ करूँगा, देखिएगा। ए की वेलोसिटी 5 थी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन 2 थी, ठीक है। ए की वेलोसिटी 5 थी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वो वेलोसिटी 2 हो गई। तो ये मैंने ए का वेलोसिटी का एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बड़ा बेसिक सा। बी का राइट से ड्रॉ कर रहा हूँ। बी की वेलोसिटी जो है इनिशियली 1 थी और आफ्टर कोलिजन 3 हो गई। 1 थी, ठीक है बेटा, और आफ्टर कोलिजन वो 3 हो गई। ये हमारा वेलोसिटी का कर्व ड्रॉ कर दिया मैंने आपके सामने। अब मोमेंटम टाइम का कर्व ड्रॉ करते हैं। ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन 20 टाइम्स 5 100 था। ए का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से इनिशियल 100 था, फाइनली 40 हो गया था। तो मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन 100, आफ्टर कोलिजन इट केम टू 40। बी के कोलिजन की बात करूं तो बी का मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन है वो हमारे पास था 30 टाइम्स 1 इज 30, और आफ्टर कोलिजन जो था 90 था।
तो बिफोर कोलिजन वो जो बी का मोमेंटम है वो 30 था एंड आफ्टर कोलिजन वो 90 था। ये हमारे पास एक कर्व ड्रॉ हो गया चेंज इन मोमेंटम का। जितना ए ने मोमेंटम लूज किया उतना मोमेंटम बी ने गेन किया और ये इसका एक कर्व बनता है। इसका सवाल किस तरीके से आता है, हो गिव मी 5 मिनट्स, मैं क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। मूविंग ऑन। Show that during collision force which A applies on B is equal to and opposite to the force which B applies on A। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया कि यार मोमेंटम ऑफ ए जो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी के बराबर है, ऑपोजिट तरफ एक गेन करेगा दूसरा लॉस करेगा। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी भी किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू टाइम के बराबर होगा। टाइम ऑफ कोलिजन दोनों के लिए सेम है। टाइम से टाइम को अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फोर्स जो ए पे लगी वो ऑपोजिट फोर्स ऑफ बी के बराबर थी। तो इन इजी वर्ड्स अगर मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ, इस बात को जहन में रखिएगा अपने कि हमारे पास क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है और टाइम ऑफ कोलिजन इज सेम फॉर बोथ बॉडीज, तो वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ on opposite A, force on object A will be equal to the force on object B but in opposite direction। और hence यहाँ से अब मैं न्यूटन का थर्ड लॉ कंक्लूड कर रहा हूँ कि एवरी एक्शन फोर्स इज एन इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स। पर ये चीज़ आप एएस में नहीं लिखेंगे वरना आपको सिर्फ एक मार्क मिलेगा। आप क्या लिखेंगे, द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द टू फोर्सेज आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड द टू फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। और ये हमने चेंज इन मोमेंटम के फंडामेंटल से प्रूफ भी कर दिया कि दोनों बॉडी में लगने वाली फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, सेम टाइप की होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट कर रही होती हैं। और ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ग्राफ वाला, जो कि एक अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और से कहते हैं चैलेंजिंग भी थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, कभी कभी रेयरली आता है पेपर में, ठीक है। मेरे सामने एक क्वेश्चन था, मुझे इसलिए जो है मैंने कहा यार ये आपको करवाऊँ, थोड़ी प्रैक्टिस होगी आपकी भी। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आया था मई जून 2010 का क्वेश्चन। देखिएगा, डिफाइन फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि तीन बातें जो अभी हमने पढ़ी, मैं वही कॉपी कर देता हूँ, टाइम थोड़ा सेव करता हूँ, कि हमारे पास द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। प्रेस करता हूँ, ठीक है। द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द टू फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड द टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मूविंग ऑन, two spheres approach one another along a line joining their centers, ठीक है जी। they collide with the average force A is FA, average force on B is FB, the forces act for time A on sphere A and time B on sphere B, state the relationship between the forces। तो forces का relationship हमेशा negative of force B, ये relationship है forces का, अभी हमने पढ़ा, ये प्रूफ कर चुके हैं हम, ठीक है। टाइम दोनों का हमेशा इक्वल होता है, ये टाइम का अवेलेबल है, ठीक है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है, ये भी दोनों रिलेशनशिप याद होने चाहिए। यूजर आंसर्स इन ए टू शो दैट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी। तो अगर प्रूफ करना है, यूजर आंसर्स इन वन टू शो दैट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी फोर्स ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो इससे प्रूव हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। इम्पल्स के फॉर्मूले से जो हमने अभी वर्किंग को नीचे की तरफ आ रहे थे उसको बैकवर्ड जाना है और ये हमने प्रूव कर देना है, इसका हमें एक मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यही जो मैंने अभी आपको प्रूफ पढ़ा है वो बस इसमें मेंशन करना है। अच्छा जी,
क्या बोलता है? फॉर द स्फीयर्स इन बी द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए ड्यूरिंग कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन इज गिवन. कंप्लीट फिगर 3.2 टू शो द वेरिएशन विद टाइम ऑफ मोमेंटम ऑफ बी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोलिजन. ठीक है. अच्छा जी, मोमेंट बी का ये वाली लाइन हमें बताई हुई है. ठीक है, इनका इनिशियल मोमेंटम जो है हमें पता है, दैट इज -4. ऐसे सवाल में हमारे पास ए का इनिशियल मोमेंटम 6 है और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया इसका, ये मैं मिटा दूंगा, ये हमारे पास हो गया -3. ए का इनिशियल मोमेंटम 6 था और फाइनल जो है -3 था. तो 6 -3 चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 9 का आया. 6 से 0 तक 6 और फिर -3. 9 kg/s का मोमेंटम ए ने लूज किया. अभी पढ़ा, जितना मोमेंटम ए लूज करेगा उतना ही मोमेंटम बी गेन करेगा. अब जो अगर बी का मोमेंटम इनिशियली -4 है तो बी ने मोमेंटम गेन कितना करना है भाई? 9 का मोमेंटम गेन करना है. तो आफ्टर कोलिजन बी का जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 5. ये -4 में 9 का मोमेंटम ऐड किया तो बी का मोमेंटम विल बी 5 आफ्टर कोलिजन. ठीक है जी, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की. ठीक है, और मैंने ग्राफ बना दिया. अच्छा, एक दो बातें यहाँ पे बुनियादी जो कि बच्चे गलती करते वो ये है कि जितना टाइम जो है हमारे पास कांटेक्ट का इसका लूज़ होने में उतना ही इसका गेन होने में आएगा. ठीक है, ये लाइंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी लाइंस बिल्कुल सेम लेंथ की होनी चाहिए, बिल्कुल 100%. ठीक है, इस लेंथ ऑफ लाइन बिल्कुल सेम होनी चाहिए. इसके हमें जो है 3 मार्क एग्जामिनर दे देता है. सिर्फ कॉन्सेप्ट है बेटा और कुछ भी नहीं है, जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मूविंग ऑन बेटे. लास्ट जो है चीज़ आज की हमारे पास है. ठीक है, बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है. इसके बाद जो है हम इसके पासवर्ड्स में डिटेल देखेंगे. ठीक है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा हो गया, डेफिनेटली थक गए होंगे, बट लास्ट जो है थोड़ा सा बेयर विद मी, नेक्स्ट 5-10 minutes एंड दैट्स गोना बी इट. A ball falls vertically and strikes a metal plate. It rebounds from the plate as shown. ठीक है जी, एक्सप्लेन हाउ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाइज इन दिस केस. भाई आप बोलोगे बॉल लूजेज मोमेंटम अपॉन कॉन्टैक्ट. ठीक है, the loss of momentum is transferred and gained by the metal plate. Therefore, although the momentum of the ball changes, but the momentum of the system, that is ball plus the metal plate, remains conserved. ठीक है, वो अक्सर बोलते हैं कि स्पीड क्यों कम हुई, तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है. इसको एक बार रीड कर लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. लास्ट चीज, हाउ टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द 2 डायमेंशंस. ठीक है, अच्छा, एक बॉल आके बी को हिट करती है एंड देन दे मूव, बोथ मूव लाइक 2 डायमेंशन में, एक्स और वाई प्लेन में मूव करते हैं. ऐसी सूरत में बेटा हम लोगों को अलग अलग प्लेन्स की वर्किंग करनी होती है. हॉरिजॉन्टल प्लेन की डिफरेंट वर्किंग है, अलग करेंगे, फिर वर्टिकल प्लेन की वर्किंग है, वो अलग करेंगे. अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू फाइंड एक्स एंड थीटा. हमें ये वेलोसिटी निकालनी है, एक्स ये अननोन है. ठीक है जी, और ये एंगल निकालना है, ये भी अननोन है. साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी बेटा. सबसे पहले बेटा मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की वर्किंग करता हूँ. हॉरिजॉन्टल प्लेन में फॉर्मूला वही लगेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. मास इनिशियल वेलोसिटी प्लस मास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो x की वेलोसिटी आएगी ये वाली, दैट विल बी x cos थीटा, और जो इस 0.8 वाले की आएगी, आएगी 0.8 cos थीटा. ठीक है जी, a का मास हमारे पास है 3 एंड द वेलोसिटी विल बी x cos थीटा. दूसरा मास है 2 एंड द वेलोसिटी विल बी 0.8 cos 20. ठीक है, उसका एंगल दिया हुआ है. अच्छा, ये इक्वेशन आ गई हॉरिजॉन्टल की. वर्टिकल में
ना ये वर्टिकल में मूव कर रहा है ना ये वर्टिकल में मूव कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ वर्टिकल ज़ीरो है। फाइनल कितना है भाई? अब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो आ जाएगी x साइन थीटा, और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इतना आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा, ये आ जाएगी 0.8 साइन 20। 3 इंटू एक्स साइन थीटा प्लस 2 इंटू 0.8 साइन 20, बट इन नेगेटिव, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मेरी दो इक्वेशंस बन गई हैं बेटा। पहली इक्वेशन मेरे पास है x3 इज इक्वल्स टू 3x cos थीटा प्लस 1.5। 1/2 इज इक्वल्स टू x cos थीटा। ये इक्वेशन आ रही है बेटा मेरे पास। हाँ सही है। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ रही है बेटा 2 माइनस 1 ये आ रही है 0.182 इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए बेटा यूज इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि साइन ओवर कॉस है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है बहुत बार। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 का मतलब है 0.182 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट 0.5 इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स कॉस थीटा, ठीक है। फॉर ऑल ऑफ दोज जिनको ये नहीं पता कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये पास्ट पेपर में भरे हुए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियस क्वेश्चन है। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, एंड डिवाइडेड बाय 0.5 हमारी जो वैल्यू आ रही है शिफ्ट 10 ऑफ आंसर, मेरे थीटा की वैल्यू विल भी आ जाएगी 20 डिग्रीज, ठीक है। ये मेरे पास 20 डिग्रीज ही आ रही है, 20.04। अच्छा, जो भी एंगल की वैल्यू आएगी जस्ट प्लग इट इन एनी इक्वेशन, ठीक है, मैं इसी में डाल देता हूँ। 0.182 इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स साइन 20 एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.53 आ जाएगी, तो एक्स की जो वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू 0.53। ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार मैंने इस जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में इसको वो है भी मैं एक बार नज़र मार लूँ। आपको 19-20 करा होगा बेटा, मेरे ख्याल से मैंने कोई छोटा सा 0.5 ये सही आ रही थी, 0.18। हाँ बेटा, मैंने इस मरतबा जो ना थोड़ी सी जो है उसको 0.182 लिया, ऑल दो द आंसर इज सेम, ठीक है, बाकी तो सब चीज़ें सेम है। 18 है। कैलकुलेटर मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो है डिग्रीज में हो, रेडियंस में ना हो, ठीक है। तो ये सच इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें जो मैं बिल्कुल शुरू ही इसके क्वेश्चन से करूँगा, ये 2 डायमेंशन वाले, और बिल्कुल आप अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन शुरू हो रहे होंगे, और होपफुली कल तक मैं वो भी डाल दूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।